नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की SST। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो कि चैप्टर फर्स्ट है पोल साइंस। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में आप देखो भी, जैसे एक एग्जांपल आता है इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या है, अभी हमारे इधर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी कम्युनिटी हैं, फिजिकल डिफरेंस है। तो ये सब क्या है, ये सब है डाइवर्सिटी। हिंदी में इसको बोले तो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं हमारे इधर। अब इस डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर को शेयर करना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि किसी के बीच में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर एक चीज देखिए, अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो रिलीजन में आप देखो हमारे इधर सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, तो बहुत सारे रिलीजन हैं। अगर हम बोलें अगर हमारे इंडिया में सभी पावर हिंदुओं को दी जाएगी या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को दी जाएगी, तो बाकी रिलीजन क्या करेंगे, उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर होगा? इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए पावर जो है, पावर वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस चैप्टर में हम बेसिकली 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज श्रीलंका एंड सेकंड वन इज बेल्जियम, जिसमें हम अभी वहाँ का स्ट्रक्चर जानेंगे कि वहाँ का पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर कैसा है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम देखें श्रीलंका के बारे में। भाई श्रीलंका क्या है? इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। कब? 1948। इसके बाद आप देखो श्रीलंका का अगर हम डिवीजन की बात करें तो वहां पर बेसिकली फर्स्ट ग्रुप है सिनाला। सिनाला क्या है? सिनाला एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। सेकंड ग्रुप है तमिल्स। तमिल भी क्या है? एक लैंग्वेज है। तो यहां का जो डिवीजन है वो किसके बेस पे है? वो लैंग्वेज के बेस पे है। किसके बेस पे है? लैंग्वेज के बेस पे है। अगर टोटल श्रीलंका की बात करें तो 74% पॉपुलेशन जो है वो सिनाला स्पीकिंग है। और सिनाला बेसिकली किस रिलीजन से जुड़े हुए हैं? वो है बुद्धिस्ट। वो क्या है? बुद्धिस्ट। उसके बाद 19% में कौन आता है? तमिल्स। तमिल का डिवीजन है कुछ श्रीलंकन तमिल्स और सेकंड है इंडियन तमिल्स, जो इंडिया से माइग्रेटेड है। श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल।
अब क्या होता है कि 1956 में श्रीलंका में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हुआ 1956 में, उसमें ज्यादा पावर किसको दी? सिनाला को। ज्यादा पावर किसको दी? सिनाला कम्युनिटी को दी, सिलांगा लैंग्वेज ग्रुप को दी। इसके बाद अब देखो, सिनाला को ज्यादा पावर दी, तमिल्स को इग्नोर किया गया, तमिल्स को इग्नोर किया गया। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कॉन्फ्लिक्ट किस रूप में आएंगे? इसको हम बोलेंगे सिविल वॉर। क्या बोलेंगे इसको? सिविल वॉर। सिविल वॉर में गृह युद्ध, एक देश के अंदर ही वॉयलेंस स्टार्ट हो जाएगा। किस किस के बीच में? सिनाला और तमिल्स के बीच में। अब तमिल्स की क्या डिमांड है कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया? अभी ज्यादा राइट्स किसके पास होंगे? सिनाला के पास। अब आगे देखते हैं। आगे आप देखो, एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज लिट्टे। लिट्टे का क्या फुल फॉर्म है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये कब हुआ? ये हुआ 1990s में। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तमिल, यहां पर आप समझ गए होंगे तमिल क्या है। तमिल एक लैंग्वेज ग्रुप है जो श्रीलंका में पावर की डिमांड कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की डिमांड कर रहा है। और इलम का मतलब क्या होता है? इलम का मीनिंग होता है पावर। क्या मीनिंग होता है? इलम का मीनिंग होता है पावर। डिमांड इनकी क्या है? अब ये क्या है? ये एक वॉयलेंस ग्रुप है जो वॉयलेंस क्रिएट करते हैं। कहां पर? श्रीलंका। किसके लिए? तमिल्स की पावर को इंक्रीज करने के लिए। ये क्या काम कर रहे हैं? ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, और हिंदी में बोले तो ये एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भी इनको भी पावर चाहिए। बार बार इनसे नेगोशिएशन करने की भी कोशिश की गई, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया, इंडियन गवर्नमेंट ने भी, इंडिया ने भी अपनी पीस कीपिंग फोर्स वहां पर भेज दी ताकि जो लिट्टे ग्रुप का वॉयलेंस है उसको सोल्व किया जाए, जो वॉयलेंस का मैटर है, जो उनका मैटर है उसको सोल्व किया जाए। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब इसको हम इंडिया से अगर कंपेयर करें, इंडिया में भी एक प्रॉब्लम है, नक्सलाइट, नक्सलवाद की। और इसी तरीके का एक ग्रुप श्रीलंका में बना हुआ था जिसको हम बोलते हैं लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसके बावजूद आप देखो, अब भाई यहाँ पर का जो पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। अगर एक चीज आप समझो, अगर तमिल्स को और सिनाला ग्रुप को अगर इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता? नहीं होता। बार बार नेगोशिएशन किए गए, लेकिन कोई आज तक भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है श्रीलंका में। इसके बावजूद अगर हम श्रीलंका की प्रोग्रेस की बात करें, श्रीलंका की प्रोग्रेस की बात करें तो उनका जो HDI इंडेक्स है, HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो
इंडिया से अबव है। देखो वॉयलेंस क्रिएट होता रहता है रेगुलरली, लेकिन उसके बाद भी उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से अबव है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बेसिकली 3 चीजों को काउंट करते हैं। एक होता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एवरेज इनकम। अब एवरेज कैसे निकलती है? एवरेज कैसे निकलेगी? टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा दर। जैसे हम इंडिया से बोलें अभी एवरेज इंडियन कितने साल जीते हैं, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? अप्रोक्स 68 ईयर्स। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, जो इंडिया की बात करें तो वो है 74.04%। इन तीनों को मिलाकर हम एक इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे हमें अपने कंट्री की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन का पता लग जाता है। इन तीनों को मिलाकर हमारे सामने एक इंडेक्स आता है, जिसमें इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो वो है 130। क्या है? 130। और अभी मैंने बोला अभी श्रीलंका में इतना वायलेंस होने के बाद भी, इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके बावजूद भी इनका HDI इंडेक्स हमारे से ज्यादा है। उसका क्या रीजन होगा? अभी उसका रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का अच्छा है, स्मॉल कंट्री है, सबसे मेन रीजन ये स्मॉल कंट्री। अब इंडिया में आप देखो 135 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है हमारी, और श्रीलंका में तो काफी कम है, तो वहां पर सुधार आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे से अबव है। तो फर्स्ट केस हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में। जो नेक्स्ट कंट्री हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर है पावर शेयरिंग, तो नेक्स्ट कंट्री हम इसमें पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। तो उसको देखते हैं अभी। बेल्जियम। बेल्जियम, पहले तो हम बात करें ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो बेल्जियम आता है यूरोप में। इसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है? जैसे फ्रांस है, नीदरलैंड है, और नीदरलैंड को ही हम हॉलैंड भी बोल सकते हैं। दीज आर नेबरिंग कंट्री ऑफ बेल्जियम। कहां पर आता है? यूरोप में। अब यहां का पावर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहले इनकी डिवीजन के बारे में बात करते हैं, किस तरीके की डिवीजन है। तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल कंट्री की बात करूं, ओवरऑल कंट्री की बात करूं तो 59% जो पॉपुलेशन है वो है डच स्पीकिंग। क्या है? डच स्पीकिंग। डच क्या है? लैंग्वेज, तो डच भाषा बोलते हैं। 41%
जो पॉपुलेशन है वो क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग। वो क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग। ये है ओवरऑल कंट्री का मेजर। और इसको अगर 0 to 1%, 0 to 1% के बीच में बाकी है जो, वो है जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। कौन सी है, जर्मन स्पीकिंग। फर्स्ट कंडीशन तो ये है हम बात की ओवरऑल कंट्री के बारे में। अगर हम इनकी कैपिटल के बारे में बात करें, बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स ये है कैपिटल ऑफ बेल्जियम। इसमें 80% पॉपुलेशन जो है, 80% पॉपुलेशन वो फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग। और 20% पॉपुलेशन क्या है, डच स्पीकिंग। बिल्कुल अपोजिट है। ओवरऑल कंट्री की मेजर करें और सिर्फ कैपिटल की मेजर करें। तो इन्होंने, बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंज किए, और इवन वी कैन से 4 टाइम इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। चेंज किसके लिए किया, चेंज किसके लिए किया, ताकि पावर है वो इक्वली डिवाइड हो। और लास्ट में उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, जैसे कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है, डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में, तो यहां पर डच स्पीकिंग इनको इक्वल पावर शेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर। यहां पर अगर स्टेट की बात, देखो पावर क्या है, डिवाइडेड बिटवीन सेंटर स्टेट, ठीक है। तो एक तो सेंटर गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो जैसे यहां पर डच स्पीकिंग है वो इक्वल शेयर दे रहे हैं किसको, फ्रेंच स्पीकिंग को। ऐसे ही यहां पर फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, वो इक्वल शेयर दे रहे हैं किसको, डच स्पीकिंग को। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, not only 1% chance, not only 1% chance to have a conflict, because power is divided equally as we compare to central government or state government, or we can say government of Brussels। क्या किया गया भाई, आप यहां पर मेजॉरिटी में हो तो आप फ्रेंच स्पीकिंग को इक्वल पावर दोगे, यहां पर फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है वो डच स्पीकिंग को भी इक्वल पावर देंगे, पावर शेयर करेंगे। तो कोई चांस नहीं रहेगा। जैसे श्रीलंका में आपने देखा, अगर वहां पर तमिल्स को इक्वल पावर नहीं मिली तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स के ना के बराबर चांस है। उसके बाद एक मेजर्स और देखिए, ये तो मैं बात कर रहा था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। अब एक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब एक गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये किसके बेस पे होगी, लैंग्वेज के बेस पे। लैंग्वेज कौन कौन सी है वहां पर, डच स्पीकिंग पीपल है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है,
फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है और थर्ड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। थर्ड क्या है? जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब ये किसके लिए काम करेंगे? ये अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए काम करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसका विस्तार करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लैंग्वेज ग्रुप के बारे में जाने, इनको इक्वली पावर मिलता रहे। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है बेसिकली, वो पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। अब देखो, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता अगर वहाँ की गवर्नमेंट बोलती कि भी डच स्पीकिंग पॉपुलेशन या डच भाषा के लोग अपनी लैंग्वेज का विस्तार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या प्रपोजल दिया गया बेल्जियम में? तो उनमें प्रपोजल दिया गया कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग सभी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। तो देयर इज ए वेरी लेस चांस टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस लैंग्वेज ग्रुप। क्लियर है? तो अब आपने ये पढ़ा कि भाई पावर शेयरिंग श्रीलंका का केस और बेल्जियम का केस। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बेटर रहेगा? बेल्जियम का। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि यहां पर पावर शेयरिंग क्या है? इक्वली डिवाइडेड है पावर। श्रीलंका का क्यों बेटर नहीं है? क्योंकि यहां पर पावर शेयर इक्वली डिवाइड नहीं है। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है किस किस के बीच में? सिनाला के बीच में और सेकंड तमिल्स के बीच में। क्लियर है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि सीबीएसई में भी और एचपीएससी में पूछा जाता है, तो उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये क्वेश्चन बहुत बार तो 5 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या पॉइंट इसमें आएंगे। अभी हमने देखा श्रीलंका और बेल्जियम का केस, आपने ये भी जान लिया कि जो बेल्जियम का जो स्ट्रक्चर है वो बेटर है। लेकिन इसमें अब आप देखिए क्यों जरूरी है, कौन पावर शेयर करना क्यों जरूरी है, उसका एक सिंपल एग्जांपल अभी हम देखते हैं। देखो हमारे इधर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए काम करेगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट है जो पर्टिकुलर स्टेट, जैसे हमारा हरियाणा स्टेट है तो उसके लिए काम करेगी। फिर लोकल गवर्नमेंट है जो कि पर्टिकुलर विलेज और सिटी के लिए काम करेगी। अभी एक चीज देखिए, यहां पर पावर को डिवाइड किया गया है, शेयर किया गया है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से, यानी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चूज करते हैं। अब एक चीज देखिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दोनों ना हो तो क्या जो मैटर है आपके वो आसानी से सोल्व हो पाएंगे? अभी आप बोलो, अभी मेरे को गांव में एक गली का निर्माण करवाना, एक स्ट्रीट फॉर्मेशन करना है, और उसके लिए क्या आप सीधा नरेंद्र मोदी के पास जाओगे? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो क्या करना पड़ेगा? हमारे स्ट्रक्चर में हमने क्या किया
पहले तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया। अभी एक पर्टिकुलर स्टेट में जो मैटर आता है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, इसको स्पेशली मैटर दिए गए। फिर एक मैटर आता है लोकल गवर्नमेंट का। अभी जो गांव में या शहरों में जो पर्टिकुलर शहर के गांव के जो मसले हैं वो लोकल गवर्नमेंट सॉल्व करे। इससे क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। और इसको हम एक दूसरा नाम और देते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहले क्या है, सेंट्रलाइजेशन, ओनली सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, पावर किसके पास रहेगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उसने अपनी पावर को इक्वली डिवाइड कर दिया है। इनको पर्टिकुलर मैटर दिया गया है तो उस मैटर पे ये गवर्नमेंट काम करेगी और लोगों के काम आसानी से हो सकेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो एक तो रीजन है जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है वो इजी हो जाएगा। और वी कैन से चॉइस ऑफ पीपल completed within particular level। क्लियर है। उसके बाद अभी एक रीजन हमने देखा, पावर शेयरिंग से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। बेल्जियम में क्या किया, इक्वली पावर को शेयर किया गया तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। श्रीलंका में क्या हुआ, पावर शेयर इक्वल नहीं हुई तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गए। तो अगर पावर शेयरिंग अच्छी तरीके से किया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है। अब उसके बाद आप देखिए, बहुत सारे देश हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाते हैं। डेमोक्रेसी मींस जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने वोट के थ्रू आप चूज करते हो। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से क्या होगा, लोगों को फ्रीडम मिलेगी, लोगों को फ्रीडम मिलेगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि अगर हम पावर शेयरिंग इक्वल करें तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। अगर पावर शेयर इक्वल नहीं होगा तो ये सभी प्रॉब्लम क्या है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में बाहर निकलती है, विवाद होता है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट से हमें बचना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।